जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जबरदस्त फिजिक्स के टॉपिक्स, जिसमें पहला टॉपिक होने वाला है हमारा वेक्टर्स। देखो, आपको ये सब अच्छी तरह से पता है, क्लास 11th में वेक्टर्स आप लोग पढ़ते हो और एनडीए के लिए दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई? बिकॉज इंक्लूडिंग योर क्लास 11th एंड 12th, वेक्टर जो है आपका एक अलग से एक्चुअली में चैप्टर है नहीं, लेकिन यहाँ पर एनडीए के लिए योर बेसिक्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर, और उसमें वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और वेक्टर्स के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए आइए। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो भी हमारे चारों तरफ यानी आसपास पे हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जिससे हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, मेजर। फॉर एग्जाम्पल योर मास हो गया, आपका लेंथ हो गया, उसके अलावा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, यानी हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह की होती हैं। तो फिजिक्स में यहाँ पर इनको कैटेगराइज किया गया है बच्चों, वेक्टर्स और स्केलर में, ठीक है ना, वेक्टर और स्केलर में। तो बात करते हैं कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक में, वो है हमारा वेक्टर्स। तो हम थोड़ा सा स्केलर के बारे में मैं हल्का फुल्का आपको बता देती हूँ, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज बच्चों वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। हम आगे एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको अगली स्लाइड में लेके चलती हूँ। हमारी जो अगली स्लाइड है वो है डेफिनेशन। तो हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्केलर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वेक्टर के बारे में बात कर लेंगे। चलिए आइए, ठीक है। तो डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर चलिए हम कलरफुल पेन ले लेते हैं आप लोगों के लिए, है ना, येलो कलर ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे साथ आप लोग क्या कीजिए, एक बाइफरकेटेड टेबल बना लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्केलर और ये हो गया वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो स्केलर की बात करें तो मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगी। देखिए, हम लोग एनडीए के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नॉट फॉर क्लास 11th और 12th। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, शॉर्ट चीजें भी बताऊंगी कि कैसे करके हम लोग चीजों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्केलर वो क्वांटिटीज है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है। और अगर मैं वेक्टर की बात करूं, तो वेक्टर ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर एनडीए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी कि जिनके पास मान भी होता है, जो हिंदी में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हिंदी में हम मैग्नीट्यूड को मान बोलेंगे और डायरेक्शन को बोलेंगे दिशा, ठीक है ना। और अगर वेक्टर की बात करूं, तो ये जो क्वांटिटीज होती है इनको क्या बोलते हैं, सदिश, सदिश और अदिश। क्लियर है बात। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्लास बायलिंगुअल भी होगी थोड़ी थोड़ी, बट ये है कि प्लीज आप लोग, क्योंकि एनडीए कैडेट्स हो एंड इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बिकम ऑफिसर, सो प्लीज ज्यादा फोकस आप इंग्लिश में कीजिए, क्योंकि आगे जाकर आपको इंग्लिश में ही अपने ज्यादातर काम करने पड़ेंगे। चलिए, तो आगे बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज, मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। लेट्स सपोज इनके एग्जांपल अगर मैं लिख लूं, तो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको ऑप्शंस दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे इस तरह की चीजें आती हैं, जैसे स्पीड हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना, मेरे साथ आप लोग लिख सकते हैं, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, देन आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है बच्चों जो कि आपकी क्या होंगी, स्केलर होंगी। यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी स्केलर क्वांटिटी होंगी वो डायरेक्शन के बारे में नहीं बता सकती हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन के बारे में वो कुछ नहीं बता सकते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि उनके पास डायरेक्शन है, तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। इसका जो बेसिक और सबसे फंडामेंटल एग्जांपल है बच्चों, वो है आपका, क्या है आपका, फोर्स, ठीक है ना, फोर्स। तो ध्यान रखना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं साथ साथ में आपको ये बताते हुए भी चल रही हूँ कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। तो जो अपकमिंग एनडीए एग्जाम है, उसके लिए भी बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं, और जो फ्यूचर के लिए है वो भी बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो फोर्स हो गया, देन वेलोसिटी हो गया,
वेलोसिटी, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो ये पूछ ही लेते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन, देन टॉर्क हो गया, टॉर्क हो गया, देन मोमेंटम हो गया, ठीक है ना, मोमेंटम। ठीक है, अगर आप ये क्वांटिटीज नहीं जानते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज हमारी कंप्लीट होगी आपकी एनडीए के लिए। टोटल 11th प्लस 12th हम इस जो सीरीज है इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो घबराने वाली आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम यहाँ पर, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ यहाँ पर बोर्ड से। ठीक है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटी वो है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो है जो कि हमारे आज का टॉपिक भी है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन दोनों है। और वो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। ओके इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, है ना, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो अब ये जो है, अब हम लोग कोर पे आ गए हैं वेक्टर की, तो प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए, है ना। अगर आप प्रॉपर्टीज समझ जाते हैं वेक्टर्स की तो उसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, आपका 40% काम वेक्टर्स का आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो वेक्टर है इट इज डिनोटेड बाय एन एरोहेड। देखिए मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ए बनाया है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। कभी भी आप वेक्टर की बात करोगे तो यहाँ पर बच्चों आपको वेक्टर को किससे डिनोट करना है, एक एरो हेड से, ठीक है ना, किससे डिनोट करना है, एक एरो हेड से। चलिए अब यहाँ पे देखिए, चलिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक एरो। यहाँ पे मेरे साथ लिखिए आप लोग, दिस इज टेल, दिस इज टेल ऑफ अ वेक्टर एंड दिस इज हेड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। एंड दिस हेड, ये जो हेड है इसका, ये कहां पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना, ये क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की तरफ हेड करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ एरो हेड, ठीक। एरो हेड हमेशा कहां से कहां होगा आपका, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और जहां वेक्टर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, यानी जहां से इसकी शुरुआत हो रही है और जहां पे ये खत्म हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि एक वेक्टर को कैन बी shifted parallelly in space, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेस में पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट द डायरेक्शन शुड नॉट चेंज, बिकॉज द वेक्टर का जो है ना बेस है, जो वेक्टर का कोर है वो उसकी डायरेक्शन में है। सपोज अगर आप एक वेक्टर बनाते हो, सपोज मैं इफ आई एम मेकिंग अ डायग्राम ऑफ अ वेक्टर हियर, ठीक है, मान लो मैंने एक एरो हेड बनाया, ये एक वेक्टर है और ये इसका डायरेक्शन है, यानी वेक्टर कहां पॉइंट हो रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि मैंने इस वेक्टर को ऐसे बना दिया और अगेन आई एम राइटिंग वेक्टर ए, ध्यान से देखिए, ये मैंने एक वेक्टर बनाया और इसके बाद मैंने एक और वेक्टर यहाँ पे बना दिया, एंड आई एम सेइंग दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। क्या आपको सच में लग रहा है कि दोनों वेक्टर इक्वल है, नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये वेक्टर का डायरेक्शन और ये वेक्टर का डायरेक्शन, बट एरो हेड मैंने आपको बताया ना, डायरेक्शन ही बता रहा है, दोनों की जो दिशा है वो अलग अलग है, दोनों की दिशाओं में परिवर्तन है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं हो सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ लाइन लिखी है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली इन स्पेस, मतलब आप एक वेक्टर को, मैंने अगर यहाँ ए वेक्टर बनाया तो इसको मैं यहाँ बना सकती हूँ, इसको मैं यहाँ बना सकती हूँ, इसको मैं यहाँ, और मैं कहीं भी स्पेस में इसको बना सकती हूँ, सिर्फ आपकी डायरेक्शन जो है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, दैट अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली इन स्पेस without changing its direction। चलिए, तो बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि आप एक वेक्टर को कहीं भी स्पेस में शिफ्ट करा सकते हो, बस आपको उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो वेक्टर का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज कर ली। इसके बाद
शिफ्टिंग की बात हो रही है, तो यहां पर देखिए शिफ्टिंग की बात करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं एक वेक्टर को 90 डिग्री शिफ्ट कर दूं, देखो इस तरह के सवाल बनते हैं, अ वेक्टर इज शिफ्टेड 90 डिग्री, तो क्या होगा, क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? एब्सोल्युटली चेंज हो जाएगी। सपोज ये एक वेक्टर है ए, ये इसकी डायरेक्शन है, मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, आपको बोलेगा 90 डिग्री क्या कर दिया हमने, रोटेट, तो ये वेक्टर ए हो गया और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो वेक्टर को 90 डिग्री शिफ्ट करने से क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हम वेक्टर को 180 डिग्री शिफ्ट करा दें, क्या बोला मैंने, 180 डिग्री शिफ्ट, अगर मैंने वेक्टर को 180 डिग्री से क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक वेक्टर है ए और मैंने 180 डिग्री इसको शिफ्ट कर दिया, देखो जरा, ये कर दिया मैंने 180 डिग्री, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये वेक्टर ए है तो भाई ये माइनस ए वेक्टर है, आप देख रहे हो 180 डिग्री शिफ्ट करने से वेक्टर का क्या चेंज हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। तो अभी क्या था, ये पॉजिटिव ए वेक्टर था, अब क्या बन गया, ये माइनस ए वेक्टर। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट है कि अगर हम वेक्टर को 360 डिग्री शिफ्ट करा दें, 360 डिग्री शिफ्ट, देखिए ये अच्छे से नोट कर लेना, बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको चीजें, बुक्स में सिंपल थ्योरी होती है, उतनी रेलेवेंसी होती नहीं है उसकी। ठीक है, तो वेक्टर को अगर 360 डिग्री शिफ्ट कर दिया, तो चलिए करवा लेते हैं वेक्टर को, ये वेक्टर ए है, इसको मैंने 360 डिग्री रोटेट करवा दिया। ठीक है, क्या करवा दिया मैंने, 360 डिग्री रोटेट, तो क्या होगा बताइए, कुछ होगा, नहीं होगा, नो चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर है बात, क्लियर है बताइए, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी कि ये सही है फिर। तो एनडीए में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 या 22 में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक वेक्टर को हमने 360 डिग्री शिफ्ट करवा दिया, व्हाट विल बी द चेंज इन डायरेक्शन, तो मैंने क्या बोला, देयर विल बी नो चेंज, तो आप खुद ही बना सकते हो ये। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या है, सारी आपकी प्रॉपर्टीज है, इनको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं रब कर रही हूँ। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज तो हो गई हमारी। टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो मैंने एक साथ सारे लिखे हैं, सारे जितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जितने भी हो सकते हैं, आईआईटी नीट एनडीए जितने लेवल के हो सकते हैं, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, आप बोलोगे मैम क्या सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो देखिए सारे ही है, पर मैं कुछ पे स्टार मार्क कर लेती हूँ, आप भी मेरे साथ स्टार मार्क कर लीजिए। जैसे यूनिट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और ऑर्थोगोनल, तो क्या ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, दीज टू आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 11th और 12th की फिजिक्स सबके लिए कंबाइंड आपको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, अगली साइड मैं ये करती हूँ, तो यहाँ पे इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके, मैंने हेडिंग दे रखी है, हम आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ। चलिए आगे बढ़े, चलिए सबसे पहले देखिए इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। अगर मैं इक्वल वेक्टर की बात करूं, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत वैसी चीजें हैं, है ना, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, ये हमने बुक में पढ़ी है, देखो बुक में पढ़ी है लेकिन समझता कोई नहीं है, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे इस लेक्चर में समझाने वाली हूँ आपको कि इक्वल वेक्टर एक्चुअली में होते क्या है। आपको एग्जांपल में पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर, है ना। चलिए तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, नहीं होता तो मैं बना लेती, बट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इक्वल होने की जो डेफिनेशन है ना, वो एक ही है कि अगर कभी भी दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर अगर आपसे बोल दिया जाए कि दे आर इक्वल वेक्टर, इसका एक ही मतलब बनता है कि क्या बोलोगे, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, यानी कि दो अलग अलग वेक्टर तभी बराबर हो सकते हैं जब उनका मान यानी उनकी वैल्यू और उनकी दिशा यानी उनकी डायरेक्शन दोनों बराबर होंगे तभी, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देख लीजिए, आप इन दोनों वेक्टर को देख लीजिए, इन दोनों वेक्टर की लेंथ लगभग बराबर है, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। और अगर डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे? बिल्कुल होंगे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं यहां से देखकर कि दैट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आप कहीं पे ये स्टेटमेंट देखो, है ना, मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे कि सपोज आपको बोल रहा है कि एक बॉडी है, उसकी v1 वेलोसिटी है और दूसरी क्या है, v2 वेलोसिटी है। आपको बोल रहा है ये इक्वल वेक्टर है, ठीक है। v1 की जो वैल्यू है आपको बोला है 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप है, और v2 की वैल्यू भी है 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। ये आई कैप वाला मैं आगे बताने वाली हूँ आपको, डायरेक्शन है ये, फिलहाल आप देख लो। तो v1 की वैल्यू भी सेम है और v2 की वैल्यू भी सेम है। आप देख रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 और दोनों की डायरेक्शन भी कितनी है, आई, है ना, आई कैप। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर बराबर है। तो मैं कैसे लिखूंगी, v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर, ये मैंने लिख दिया। तो यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे कि इन दोनों वेक्टर में या इन दोनों वेक्टर में जो भी मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर है और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, बराबर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को यहाँ पे अलग से मैं लिख लेती हूँ। जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड, इसको हम मॉड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड। तो मॉड जो है ये, इसको मैथमेटिक्स में इस तरह से शो करते हैं। मॉड का मतलब होगा हमेशा मैग्नीट्यूड, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए प्लीज। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इक्वल वेक्टर क्या होंगे। इक्वल वेक्टर वो होंगे जिनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होते हैं और जिनकी डायरेक्शन भी बराबर होती है, ठीक है ना, इनकी सारी चीजें बराबर होती है। और जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड होता है, और मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर का पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अगर कभी भी किसी भी वेक्टर में आपको नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है तो नेगेटिव साइन हमेशा क्या देता है, डायरेक्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट को। चलिए आगे बढ़े, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद है अनइक्वल वेक्टर। तो भाई इक्वल वेक्टर आपको समझ में आ गया, तो अनइक्वल वेक्टर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। भाई जो इक्वल नहीं होंगे वो अनइक्वल होंगे, है ना, जो इक्वल नहीं होंगे वो अनइक्वल होंगे। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हैं, तो अभी आपको पीछे बताया था मैंने कि दो वेक्टर तभी बराबर होते हैं जब उनके सब कुछ सेम होता है। यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर की लेंथ भी नहीं पता मुझे और डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो यानी कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। इसका मतलब अनइक्वल क्या होंगे, अनइक्वल वेक्टर में कोई भी एक चीज अनइक्वल हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड अलग हो, या तो फिर डायरेक्शन अलग हो, या दोनों अलग हो। यानी दोनों में से कोई भी अगर एक चीज अलग होगी तो वेक्टर क्या होंगे, आपके अनइक्वल हो जाएंगे। तो ये तो इजी सा है ना, ये तो इजी है। सपोज मैंने लिखा किसी बॉडी की वेलोसिटी है 5 आई कैप और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है 6 आई कैप। फिर मैंने लिखा पहली बॉडी की वेलोसिटी है 5 आई कैप, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है 5 जे कैप। बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये पहले वाले में दोनों के मैग्नीट्यूड अलग है बट डायरेक्शन सेम है, फिर भी ये अनइक्वल है। इसमें दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन अलग है, फिर भी ये अनइक्वल है। तो आप समझ रहे हो अनइक्वल का क्या मतलब है, एक भी चीज अलग तो सब कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अनइक्वल भी इजी हो गया, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए और बेसिक से ही ये क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद है पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा पैरेलल वेक्टर क्या होंगे। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना, ये बनाया मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दीज वेक्टर विल नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल का मतलब है क्या, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स विल बी सेम, सिंपल मीनिंग है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उन दोनों की दिशा सेम होगी। अब क्या बोलोगे मैम मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, नहीं जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड। देखो अगर डायरेक्शन भी सेम हो गई और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गए तो भाई वो ये इक्वल वेक्टर नहीं हो जाएंगे। इक्वल वेक्टर और पैरेलल में तो फर्क है, इक्वल वेक्टर में तो सब कुछ सेम है बट पैरेलल वेक्टर में तो आपका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है।
बट डायरेक्शन सेम है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, है ना, थीटा बिटवीन ए एंड बी, तो देख लो कितना होगा, 0 डिग्री। तो आज के बाद ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच में हमेशा थीटा कितना होगा, बताइए बताइए बताइए, 0 डिग्री। ठीक है ना, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं दे विल मेक 0 डिग्री एंगल विद ईच अदर। ठीक है, मैग्नीट्यूड में चेंज। अच्छा, तो दूसरी बात ये, क्या पैरेलल वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो कि ऑल equal vectors are parallel vectors but all parallel vectors are not equal। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखवाया आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग एंटी पैरेलल। ओके, एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल क्या होंगे? एंटी पैरेलल बना लेते हैं डायग्राम, है ना। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो देखो एक दूसरे के बिल्कुल एंटी है, ये एक दूसरे के बिल्कुल एंटी है। यानी एंटी पैरेलल वेक्टर कैसे लिखोगे आप? वेक्टर ए, ठीक है, इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शो कर रहा है डायरेक्शन। कभी भी वेक्टर पे माइनस जो साइन है वो डायरेक्शन ही शो करेगा। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, तो इनके बीच में थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे। रिफ्लेक्शन समझते हो? अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो बी कहाँ होगा? बिल्कुल उसके ऑपोजिट। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? बराबर नहीं बोल सकते, है ना। वी कांट से दैट दीज आर इक्वल, बट वी कैन से दैट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ठीक है ना, चलिए, तो ये था आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। मैंने 3 स्टार बना दिए यहाँ पे एनडी के। ठीक है, चलिए क्या है भाई ये देख लेते हैं। देखो यूनिट वेक्टर वर्ड से ही पता चल रहा है, यूनिट का मतलब होता है 1 1, यानी ये एक ऐसा वेक्टर है, लिखो, जिसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और यहाँ पर इसको, जैसे हम लोग हमारा ये एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं हमारे, है ना, आप लोगों ने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे एक्स वाई जेड होते हैं। इसी तरह से वेक्टर्स में कार्टेशियन प्लेन होता है, और कार्टेशियन प्लेन में हम दिखाते हैं यूनिट वेक्टर्स को। यूनिट वेक्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वाई बिकॉज यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स का खुद में मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, बट दे टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर होते हैं उनके पास डायरेक्शन होती है, सो द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, चलिए, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। इफ समवन सेज दैट, एनीवन सेज दैट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इनको डिनोट कैसे करते हैं? होते क्या है ये? लिखिए यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे कैप है, जे कैप एंड के कैप, और इसके लिए बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन। इनका कार्टेशियन प्लेन अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे साथ एक डायग्राम बना लीजिए अच्छा सा, है ना, ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर, आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और माइनस के कैप। ठीक है, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन फॉर यूनिट वेक्टर्स। आपको अब ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट प्लेन भी बना लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक्स है, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड। तो जिस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसी तरह से हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। अगर बॉडी एक्स एक्सिस में जा रही है, यानी बॉडी प्लस एक्स में जा रही है, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी?
प्लस आई कैप, क्या होगी प्लस आई कैप, ध्यान रखना इस बात का। अगर बॉडी प्लस वाई में जा रही है ना, आपको बोले बॉडी नॉर्थ में जा रही है तो आप प्लस वाई लोगे, प्लस वाई यानी कि प्लस जे कैप। अपवर्ड जा रही है तब भी प्लस लेना है जे कैप, अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो माइनस जे कैप लेना है। बात सारी क्लियर हो रही है। तो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय अ कैप, किससे डिनोट करते हैं इसको, अ स्मॉल कैप। और क्या होंगे आपके, कितने तरह के यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे देखें। अब अगर हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ये तो हो गए आपके सिंगल यूनिट वेक्टर। अगर आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, इसमें आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको मैं हटा दूं, इसको हटा देते हैं। चलिए चलिए इसी में आगे करते हैं। देखिए अगर आपको किसी वेक्टर का, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मान लो मैंने एक वेक्टर लिखा है ये, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, आप बोलोगे मैम ये क्या लिखा है आपने, कैसे लिखा है। मैंने क्या बोला, हर वेक्टर में, किसी भी वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। तो आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो देखिए क्या करेंगे, ये हो गया ए कैप, वेक्टर ए अपॉन मॉड। आपको चार ऑप्शन देके बोलेगा कि यूनिट वेक्टर का व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर, या विच ऑफ दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ए अपॉन इसका मॉड। हम आगे देखेंगे अभी ये मॉड क्या होता है, ये क्या होता है, फिलहाल आप ये लिख लीजिए मेरे साथ, ठीक है। आगे मैं आपको जो लेक्चर होंगे उसमें मैं बता दूंगी। तो वेक्टर ए क्या है, ये वेक्टर ए है, और मॉड मेरे साथ लिख लीजिए आप लोग मॉड, बाद में आपको मैं समझा दूंगी ये मॉड क्या मतलब कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर, इसको प्लीज नोट डाउन कर, ठीक है। तो ये क्या लिखा हमने, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो क्या हमने क्या पढ़ा यूनिट वेक्टर के बारे में, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसको कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं आई कैप जे कैप के कैप से। और अगर बॉडी आपकी आई में चल रही है, यानी यहाँ पे लिख देती हूँ, सपोज आपकी बॉडी की वेलोसिटी मैंने लिखा है -5 आई कैप, या मैंने लिखा है वेलोसिटी 6 जे कैप। तो मुझे आप क्या बता सकते हो इतने इंफॉर्मेशन से कि ये बॉडी कहाँ जा रही है, क्या हम ये बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैंने क्या बोला इसके बारे में, देखो जरा, अगर मैं बोलूं ये जो v1 वेलोसिटी है, v1, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, -5 या 5, और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस ऑफ आई कैप। तो प्लीज इसमें बच्चों कंफ्यूज मत होना कि माइनस आगे लिखा हुआ है तो आप बोलोगे मैम नहीं मैग्नीट्यूड है। माइनस साइन कभी भी मैग्नीट्यूड के साथ नहीं जाता है, वो किसके साथ होता है, डायरेक्शन। तो माइनस आई कैप का मतलब कहाँ है, बॉडी कहाँ जा रही है, माइनस एक्स एक्सिस में जा रही है, कहाँ जा रही है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। v2 की बात करूं तो मैंने लिखा है 6 जे कैप, यानी कि बॉडी का मैग्नीट्यूड कितना है 6, और डायरेक्शन कितनी है, जे कैप, यानी कहाँ जा रहा है ये, वाई एक्सिस में जा रहा है। तो आप देख लो आप कितनी आसानी से यूनिट वेक्टर की हेल्प से आप कितनी आसानी से सारी चीजों को बता सकते हो, ठीक है। क्लियर है बात, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए जब ये हमारे लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको इनके और ज्यादा अलग से न्यूमेरिकल एक जो जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद मैं अलग से एक लेक्चर इसके न्यूमेरिकल्स का लेके आऊंगी। तो आपको प्लीज चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिलहाल आपको ये समझना बहुत जरूरी है ना, न्यूमेरिकल्स तो हो ही जाएंगे लेकिन ये चीजें आपको बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर में हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, इसके बाद हम लोग उस लेक्चर को कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या करेगा, इट विल टेल अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कोई भी बॉडी जो है वो कहां पर है,
है ना, वो कहां पर है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स देखते हो, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसके कार्टेशियन प्लेन के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे कि आई जे में बॉडी किस डायरेक्शन में चल रही है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ओ ये ओरिजिन हो गया। किसी भी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए याद रखना हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या मान लेती हूँ, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बॉडी की हर नई पोजीशन के लिए, सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अभी, तो किसी रेफरेंस पॉइंट से मेरे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,2 या कुछ भी होगा। सपोज मैंने यहां से अपनी पोजीशन यहाँ खड़ी, ठीक है, मैं वही हूं, लेकिन अब इसके लिए नया वेक्टर बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। आप समझ रहे हो मेरी बात को। सपोज जब मैं यहाँ खड़ी थी तो यहाँ कोई एक रेफरेंस पॉइंट था, वहां से मेरी पोजीशन मान लो यहाँ पे मैं किसी डायरेक्शन में हूँ, मैंने अपनी डायरेक्शन यहाँ से कहाँ कर दी, मैं जंप करके यहाँ आ गई, तो अब मेरी पोजीशन वही है या चेंज हो गई, चेंज हो गई। यानी हर एक नई पोजीशन के लिए एक नया पोजीशन वेक्टर बनाया जाएगा। तो सपोज ले लेते हैं कि यहाँ से ये एक वेक्टर है R1, ठीक है, ये वेक्टर क्या है R1, ठीक है। यहाँ पर कोई बॉडी होगी, उसकी कोई पोजीशन है। सपोज बॉडी ए से बी पे आ गई, तो मान लो मैंने बी के लिए क्या बनाना है, फिर नया वेक्टर मैंने बी बना दिया, ये लो ये नया वेक्टर बन गया, है ना। तो ये क्या बन गया, मेरा नया वेक्टर बन गया। अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों, देखो मान लो एक्स में क्या थी बॉडी, यहाँ पे x1 था और यहाँ पे क्या था, y1 था। मतलब जब बॉडी ए पे थी तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1, y1, ये आपको मैथ्स में पता है। उसके बाद जब बॉडी ने अपने कोऑर्डिनेट्स बी कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, है ना। दो नई पोजीशन के लिए दो नए कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिखना, तो ध्यान से देखो मैं पोजीशन वेक्टर क्या लिखने वाली हूँ। ये पहला वाला वेक्टर क्या था, R1। किसी भी वेक्टर में दो चीजें लिखी जाएंगी, एक लिखा जाएगा डायरेक्शन और दूसरा लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड। तो पहले आप मैग्नीट्यूड लिखोगे फिर डायरेक्शन लिखोगे। तो चलो मेरे को बताओ यहाँ पर कि R1 वेक्टर को जब आप लिखोगे यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली में क्या है, x1, y1। तो मुझे बताओ x डायरेक्शन में अगर बॉडी के पास कोई पोजीशन है, बॉडी x में चली है, तो आप क्या लोगे, आई कैप लोगे या जे कैप लोगे या के कैप लोगे, आई कैप लोगे, वेरी सिंपल। और y में क्या लोगे, जे कैप। चलो तो देखो यहाँ पे जरा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल मैंने एक पोजीशन वेक्टर को लिखा है। कैसे लिखा है, मेरे पास x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। अगर मैं अब नई पोजीशन को लिखूं तो देखो मैंने क्या लिखा, नई पोजीशन के लिए नया वेक्टर, पुरानी पोजीशन के लिए पुराना वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। बताइए क्या ये क्लियर है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है ना। तो हम बहुत अच्छे से ये समझ चुके हैं कि किसी भी बॉडी की पोजीशन वेक्टर को लिखने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए। उस रेफरेंस से बॉडी जितनी बार अपनी पोजीशन चेंज करेगी, हमेशा यू विल गेट अ न्यू वेक्टर। क्लियर है, चलिए ओके आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि सपोज आपको बोल रहा है कि एक बॉडी 3 मीटर चली ईस्ट में, ध्यान से सुनना, एक बॉडी 3 मीटर चली ईस्ट में और उसके बाद 5 मीटर कहाँ चली गई, वो नॉर्थ में, ठीक है। एक बॉडी 3 मीटर ईस्ट में चली और उसके बाद 5 मीटर नॉर्थ में चली। आपको बोल रहा है इसकी पोजीशन वेक्टर लिखो, ठीक है ना, या आर ले लो, कुछ भी ले लो, आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आप कुछ भी लिख लो, एक्स मान लो, ये आपको पोजीशन वेक्टर इसका लिखना है या पोजीशन लिखनी है। तो कैसे लिखोगे बताओ जरा, 3 मीटर ईस्ट, ईस्ट कहाँ होता है, इधर, यानी आई कैप लिखना पड़ेगा, यानी 3 आई कैप। उसके बाद 5 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ यानी ऊपर, तो कितना हो जाएगा, +5 जे कैप। ये बन गया बच्चों पोजीशन वेक्टर। और इसके बाद अगर ये सवाल पूछता कि बच्चे इसने बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसके लिए फिर हम आगे अलग मेथड यूज करते हैं, बट फिलहाल आपको इतना ही समझना है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी देखिए पोजीशन की तरह है, अगर मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ तो इसका मतलब मेरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो क्या है, यहाँ पर देखो बहुत आसानी से आप समझ जाओ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
यस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वो हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर लिखा जाएगा तो हमेशा कैसे लिखा जाएगा? पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डेल्टा एस यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। ये है सिंपल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। क्लियर है बात? चलिए देखो कैसे ये बना रही हूं मैं फिर से। सपोज ये इनिशियल वेक्टर है ओ ए। ओ ए मैंने एक वेक्टर बनाया, मान लो बॉडी डिस्प्लेस हो गई तो कहां पे आ गई? बी पे। तो मैंने क्या बनाया? ओ बी। ये बन गया मेरा आर इनिशियल और ये हो गया मेरा आर फाइनल। ठीक है, अब ए से बी को मिलाने वाली लाइन देखो जरा, ए से बी को मिलाने वाली लाइन ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? वेक्टर ए बी। ठीक है, क्या लिखा मैंने? वेक्टर ए बी। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब लिखा कैसे जाएगा ये देखो जरा, वेक्टर ए बी। क्या बोला मैंने? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल। तो क्या लिखोगे? ओ बी माइनस ओ ए, यानी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्या ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बोल रहा है बॉडी जो है, एक बॉडी है वो 3,4 से कहां पहुंच गई? 5,7 पे। ठीक है, 3,4 कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके और कहां पहुंच गई वो? 5,7 पे। आपको बोला जा रहा है कि बॉडी का क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। तो क्या लिखोगे? डेल्टा एस फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आप इसका इनिशियल वेक्टर लिखो तो क्या लिखोगे? 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना? ये लिखा आपने। फाइनल क्या लिखोगे? 5i कैप प्लस 7j कैप। अब आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या लिखोगे? 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस करना है ना, ये हो जाएगा। तो बताइए फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? फाइनल वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया होगा। कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने के लिए बोला है तो हमेशा आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कोलिनियर वेक्टर। तो दिस इज वेरी सिंपल आई होप। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर जो आपके क्या होते हैं? सेम लाइन टू लाइन होता है या पॉइंट टू पॉइंट आप कह सकते हो। इवन आपके जो पैरेलल वेक्टर है दे कैन बी कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर क्या होंगे? सिंपल आपका देखिए, सपोज मैंने ये दो वेक्टर बनाए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये कोलिनियर है? कोलिनियर का मतलब है विच आर अलाइंड इन सेम लाइन। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? आपके सेम लाइन पर होते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कोलिनियर में, लेकिन आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि अगर सेम लाइन पर है तो क्या होंगे? आपके कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं नल वेक्टर। तो वेरी इंपॉर्टेंट नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है आपका? देखिए, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 है बट इसकी डायरेक्शन, ठीक है, इज नॉट 0। मतलब नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन क्या होती है? उसके पास होती है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसा वेक्टर है? ये कैसा वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड ही नहीं है? तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट एक नल वेक्टर बन सकता है? देखो जरा, सपोज मान लीजिए देयर इज अ पर्सन एंड इट इज मूविंग हेयर एंड इसने क्या किया? डी डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे ये ए से बी गया और उसके बाद ये राउंड ट्रिप में बी से वापस ए पे आ गया। क्लियर है? ए से स्टार्ट किया और वापस घूम कर ये ए पे आ गया। तो जब ये वापस घूम के आएगा तो इसका मुंह तो कहीं इधर हो जाएगा, है ना? इसका मुंह तो इधर हो गया। मुझे ये बताओ कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 हो जाएगा, है ना?
इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब आप देखिए दोनों पॉइंट वही है, इनिशियल भी वही था और फाइनली भी वही आ गया, तो इसका मतलब तो बॉडी क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, बट डायरेक्शन क्या हो गई इसकी? डायरेक्शन हो गई माइनस ऑफ आई कैप। इसे बोलते हैं नल वेक्टर। सो नल वेक्टर में कभी भी आपको मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर वो होते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आई कैप, जे कैप और के कैप, अभी जो मैंने आपको बताया है, ऑल यूनिट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक। आप देख सकते हो, इसका मतलब ये है ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर मैं मान लो वेक्टर ए लिखूं 3i कैप प्लस 4j कैप, तो मुझे बताओ क्या ये 3i कैप वेक्टर और 4j कैप वेक्टर क्या ये एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है? नहीं। क्या ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? नहीं। अगर मैं इनको बनाने लगूं तो 3 कहाँ है बताओ जरा? इधर हो जाएगा, और 4 कहाँ होगा? सो दीज आर ऑर्थोगोनल, है ना। सो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं आपके? ठीक है, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए आगे बढ़े, बहुत इजी है ये, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कोप्लैनर, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है कोप्लैनर वेक्टर्स। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे कंटिन्यू। चलिए कोप्लैनर, सॉरी, ओके, कोप्लैनर वेक्टर। को का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। कोप्लैनर वेक्टर्स वो होते हैं जो सेम प्लेन पे होते हैं। तो सपोज मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, तो अगर मैं बोलूं ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो कोप्लैनर वेक्टर्स का अगर मैं एडिशन की बात करूं तो मिनिमम वेक्टर एडिशन के लिए ये आपको ध्यान रखना है, आपको बोलेगा कितने वेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं कोप्लैनर वेक्टर एडिशन। तो किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए या वेक्टर्स को ऐड करने के लिए मिनिमम 2 वेक्टर हमको चाहिए जो कि कोप्लैनर होने चाहिए। यानी अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है तभी यू विल गेट अ रिजल्टेंट, ठीक है। इसको मैं यहां बना लेती हूँ, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। अगर ये कोप्लैनर है तो जो रिजल्ट होगा इनका वेक्टर सी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। ये तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर मिनिमम क्या होंगे बच्चों? कोप्लैनर, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है वो समझ में आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद वेक्टर्स के हमारे पास 2 लेक्चर्स और होंगे, जिसमें कल या नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा, जो भी हमारा होगा शेड्यूल, उसमें हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वेक्टर का वो इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो लास्ट लेक्चर होगा दैट विल बी फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स। चलिए तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।